आइए विद्यार्थियों, शुरू करें हम हिंदी का अध्याय 2, जो कि सहायक वचन में स्थित है। गौरा महादेवी वर्मा। सबसे पहले जाने हम महादेवी वर्मा जी का संक्षिप्त जीवन परिचय। विद्यार्थियों, महादेवी वर्मा जी का जन्म 26 मार्च 1907 को उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में हुआ। इनकी प्रारंभिक शिक्षा मध्य प्रदेश के मिशन स्कूल इंदौर में संपन्न हुई। हाँ, ये सबसे पहले 1929 में बौद्ध दीक्षा लेकर भिक्षुणी बनना चाहती थी, लेकिन बीच में महात्मा गांधी जी के संपर्क में आने से इनका ब्रेन वॉश हुआ और मन ही मन इन्होंने दृढ़ संकल्पित कर लिया कि अब मैं समाज सेवा ही करूंगी। और विद्यार्थियों, 1932 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से संस्कृत से एमए करने के पश्चात आपने नारी शिक्षा के मंतव्य से प्रयाग महिला विद्यापीठ की स्थापना की व उसकी प्रधानाचार्य के रूप में कार्यरत रहीं। मासिक पत्रिका चांद का अवेतनिक इन्होंने संपादन किया। विद्यार्थियों, 11 सितंबर 1987 को इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में आपका निधन हो गया। तो आइए विद्यार्थियों, अब हम शुरू करें अध्याय 2, गौरा महादेवी वर्मा। ये रेखा चित्र महादेवी वर्मा जी ने लिखा है। बेहतरीन तरीके से अपनी लेखनी से इस तरह से लिखा है कि पाठक वर्ग जब इसे पढ़ता है तो ऐसा लगता है मानो उसके समक्ष उसका चित्र अंकित होता जा रहा है और वो बिना रुके सतत पढ़ता चला जाता है। तो शुरू करें विद्यार्थियों। गौरा मेरी बहन के घर पली हुई गाय की वह संधि तक पहुंची हुई बछिया थी। बछिया मतलब बछड़ा। उसे इतने स्नेह और दुलार से पाला गया था कि वह अन्य गोवत्साओं से कुछ विशिष्ट हो गई थी। विद्यार्थियों, यह गौरा एक गाय है जो कि महादेवी वर्मा जी की बहन श्यामा के यहाँ पर थी। तो उसे उन्होंने इतने स्नेह और प्यार से पाला कि अन्य गायों में वह श्रेष्ठ नजर आती थी और बहुत ही सुंदर बछिया थी। एक दिन बहन ने लेखिका से कहा, तुम इतने पशु पक्षी पाला करती हो, एक गाय क्यों नहीं पाल लेती जिसका कुछ उपयोग हो। वैसे भी तो आपके पास बहुत पशु पक्षी हैं, आप प्रकृति प्रेमी हैं, पशु पक्षी प्रेमी हैं, तो एक गाय और ले लीजिए। वास्तव में मेरी छोटी बहन श्यामा अपनी लौकिक बुद्धि में मुझसे कुछ आगे थी और बचपन से उनकी कर्मनिष्ठ तथा व्यवहार कुशलता की बहुत प्रशंसा होती रही, विशेषतः मेरी तुलना में। लेखिका अपनी बहन के बारे में बता रही हैं कि वो मेरे से ज़्यादा श्रेष्ठ थी, उनमें समझ अच्छी थी और वो मेरे से बार बार कह रही हैं कि तुम पशु पक्षी प्रेमी तो हो ही सही, तो एक गाय क्यों नहीं पाल लेती। तो विद्यार्थियों, यदि वे आत्मविश्वास के साथ कुछ कहती हैं तो उनका विचार संक्रामक रोग के समान सुनने वाले को तत्काल प्रभावित करता है। आश्चर्य नहीं, उस दिन उनके उपयोगितावाद संबंधी भाषण ने मुझे इतना अधिक प्रभावित किया कि तत्काल उस सुझाव का क्रियान्वयन आवश्यक हो गया। वैसे खाद्य की किसी भी समस्या के समाधान के कारण पशु पक्षी पालना मुझे कभी नहीं रचा, कभी नहीं रुचा। बकरी, कुक्कुट, मछली आदि पालने के मूल उद्देश्य का ध्यान आते ही मेरा मन विद्रोह करने लगता है। विद्यार्थियों, महादेवी वर्मा पशु पक्षी के साथ प्रकृति प्रेमी भी थी। उस दिन उन्होंने जब ये भाषण सुना, अपनी बहन का उद्गार सुना, तो उनके मन में वो विचार अंकित हो गया और क्रियान्वित की परिणति तक पहुंच गया। पर उस दिन मैंने ध्यानपूर्वक गोरा को देखा। गोरा मतलब गाय। पुष्ट लचीले पैर। विद्यार्थी, इस पैराग्राफ को आप थोड़ा सा ध्यान दें क्योंकि ये अधिकांश परीक्षा में पूछा जाता है। उस दिन मैंने गोरा को ध्यानपूर्वक देखा। पुष्ट लचीले पैर, भरे पुट्ठे, चिकनी भरी हुई पीठ, लंबी सुडोल गर्दन, निकलते हुए छोटे छोटे सींग, भीतर की लालिमा की झलक देते हुए कमल की 2 अधखुली पंखुड़ियां जैसे कान, मतलब वो लंबी, और अंतिम छोर पर काले सघन चामर का स्मरण दिलाने वाली प्यारी सी पूंछ। सब कुछ सांचे में ढला हुआ सा था। गाय को मानो इटालियन मार्बल में तराश कर उस पर ओप दी गई हो।
विद्यार्थी, इस पैराग्राफ में लेखिका कहना चाह रही है कि गौरा इतनी सुंदर थी कि उसे देखते ही निगाह हटाने का मन नहीं होता, और उसकी पूंछ भी बहुत प्यारी थी और कान भी अच्छे थे। वो कुल मिला के पूरा उसका शरीर सुडौल था और बेहतरीन थी। कहा जा सकता है कि इटालियन मार्बल से तराश कर उसे आंका गया हो। विद्यार्थियों, इतनी प्यारी गाय, स्वस्थ पशु के रोमों की सफेदी में एक विशेष चमक होती है। गौरा की उज्ज्वलता देखकर ऐसा लगा मानो उसके रोमों पर अभ्रक का चूर्ण मल दिया हो। जैसे जिधर वो इधर जाती आलोक पड़ता और चमक दमक विशेष रूप से उत्पन्न होती। गौरा को देखते ही मेरे पालने के संबंध में दुविधा निश्चय में बदल गई। अर्थात लेखिका ने दृढ़ निश्चय कर लिया कि अब मैं इस गौरा गाय को पाल कर ही रहूंगी। विद्यार्थियों, जब लेखिका के घर गाय उनके बंगले में पहुंची तब का दृश्य देखिए। गाय जब मेरे बंगले पर पहुंची तब मेरे परिचितों और परिचायकों में श्रद्धा का ज्वार सा उमड़ गया। उसे लाल सफेद गुलाबों की माला पहनाई गई, केशर रोली का तिलक लगाया गया और घी का चौमुखा दीपक जलाकर उसकी आरती उतारी गई। यहाँ तक कि दही पेड़ा भी खिलाया गया। उसका नामकरण हुआ गौरांगिनी। विद्यार्थियों, उसका नाम मोहल्ले वालों ने प्यार से गौरांगिनी रखा, जिसे सभी लोग बाद में गौरा कहकर पुकारने लगे। पता नहीं इस पूजा अर्चा का उस पर क्या प्रभाव पड़ा, परंतु वह बहुत प्रसन्न जान पड़ी। उसकी बड़ी चमकीली और काली आंखों में जब आरती के दिए की लौ प्रज्वलित होकर झिलमिलाने लगी तब कई दिनों का भ्रम होने लगा। जान पड़ा जैसे रात में काली दिखने वाली लहर पर किसी ने कई दिए प्रवाहित कर दिए हों। इतनी प्यारी गाय लेखिका की थी जिसका नाम था गौरा। विद्यार्थियों, गौरा वास्तव में बहुत प्रिय दर्शन थी। विशेषतः उसकी काली बिल्लोरी आंखों का तरल सौंदर्य तो दृष्टि को बांध कर स्थिर कर देता था। चौड़े उज्ज्वल माथे और लंबे तथा सांचे में ढले हुए से मुख पर आंखें बर्फ में नीले जल के कुंडों के समान लगती थी। उनमें एक अनोखा विश्वास का भाव रहता था। गाय के नेत्रों में हिरन के जैसी चकित विस्मय न होकर एक ऐसा विश्वास रहता था जैसे वो यहीं पली बड़ी हो, ये सब लोग अपने हों। जबकि हिरण के मन में भय रहता है, गाय के मन में किसी प्रकार का भय नहीं रहता। महात्मा गांधी ने गाय करुणा की कविता है क्यों कहा, यह उसकी आंखें देखकर ही समझ में आ सकता है। गौरा की अलग मंथर गति से तुलना करने योग्य कम वस्तुएं हैं। तीव्र गति में सौंदर्य है, परंतु वह मंथर गति के सौंदर्य को नहीं पाता। बाण की तीव्र गति क्षण भर के लिए दृष्टि में चकाचौंध उत्पन्न कर सकती है, परंतु मंद समीर से फूल का अपने वृंत पर होले होले हिलना दृष्टि का उत्सव है। कुछ ही दिनों में विद्यार्थियों गौरा इतने हिल मिल गई कि वह अन्य पशु पक्षी अपनी लघुता और उसकी विशालता का अंतर भूल गए। विद्यार्थियों, महादेव वर्मा जी के यहाँ अन्य पशु पक्षी भी थे, उनके साथ गौरा हिल मिल गई। कुत्ते बिल्ली उनके पेट के नीचे और पैरों के बीच में खेलने लगे। पक्षी उसकी पीठ और माथे पर बैठकर कलरव करने लगे, कान तथा आंखें खुजलाने लगे। वह भी स्थिर खड़ी रहकर और आंखें मूंद कर मानो उनके संपर्क सुख की अनुभूति में खो जाती थी। कुल मिला के रोमांचित करने वाला प्रणय युक्त बेहतरीन शानदार सुंदर दृश्य महादेवी वर्मा जी ने लिखा है, क्योंकि उन्होंने सब देखा है। विद्यार्थियों, हम सबको वो आवाज से नहीं पैर की आहट से भी पहचानने लगी। समय का इतना अधिक बोध उसे हो गया था कि मोटर के फाटक में प्रवेश करते ही वो बौं बौं की ध्वनि में हमें पुकारने लगती। चाय नाश्ता तथा भोजन के समय से भी वो इतनी परिचित थी कि थोड़ी देर कुछ पाने की प्रतीक्षा करने के उपरांत रंबा रंबा कर सिर पर उठा लेती थी। विद्यार्थियों, हमारे घर भी या आपके यहाँ भी पशु पक्षी रहते हैं जिनको हम पालते हैं, गाय भी रहती है, उनसे हम कितना हिल मिल जाते हैं। उस बात को महसूस करते हुए इस पाठ का श्रवण लाभ लेना। उसका हमसे साहचर्य जनित लगाव स्नेह के समान ही निकटता चाहता था। निकट जाने पर वह सहलाने, निकट यानी कि उसके पास जाने पर सहलाने के लिए गर्दन बढ़ा देती थी। हाथ फेरने पर अपना मुंह आश्वस्त भाव से कंधे पर रखकर आंखें मूंद लेती थी। बड़ी प्यारी गाय जब उससे दूर जाने लगते तब गर्दन घुमा घुमा कर देखती रहती, रंभाती रहती। स्नेह का भाव
देती रहती, मन ऐसा लगता कि जैसे अभी हाल ही में मुझे बार बार बुला रही हो, पुकार रही हो। विद्यार्थियों, आवश्यकता के लिए तो उसके पास एक ही ध्वनि थी, परंतु उल्लास, दुख, उदासीनता, आकुलता आदि की अनेक छाया छवियां उसकी बड़ी और काली आंखों में पैदा करती थी। 1 वर्ष के बाद गोरा एक पुष्ट सुंदर वत्स की माता बनी। विद्यार्थियों, गोरा ने 1 साल के बाद एक बछड़े को जन्म दिया। बछड़ा इतना सुंदर, लाल सुर्ख, गेरुए का पुतला जैसा जान पड़ता था। मद मस्त किलोल करता हुआ, हिलमिलता हुआ, उसके माथे पर पान के आकार का सफेद तिलक चारों ओर लगा था। और हाँ विद्यार्थियों, पैरों में भी चारों ओर रिंग जैसे वलय बने हुए थे सफेद कलर के। खुरों के ऊपर ऐसा लग रहा था जैसे कुछ गहने पहने हो। कुल मिला के लाल रंग का होने के कारण उसका नाम प्यार से लाल मणि रखा गया। और उसको सब निहारते, प्यार करते, देखते। उसकी उछल कूद किलोल को देखकर वहाँ महादेवी वर्मा जी के यहाँ पर जो कुत्ते, बिल्ली, पशु पक्षी जो पालतू थे, वो भी आनंद से भाव विभोर होते हुए, मदमस्त होते हुए मस्ती करते थे। और ये देखते ही बनता था। विद्यार्थियों, लाल मणि उस बछड़े का नाम रखा बड़े प्यार से और जतन से। उसे सब लाल के संबोधन से पुकारने लगे। माता पुत्र दोनों निकट रहने पर हिम राशि और जलते हुए अंगारे का स्मरण करते थे। क्यों? क्योंकि गोरा सफेद कलर की और लाल मणि लाल कलर का। देखने में ऐसा लगता था एक शीतलता का प्रतीक, तो एक ऊर्जा सूर्य का प्रतीक, अर्थात तपन का प्रतीक, अर्थात गर्मी का प्रतीक। अतः लाल मणि के लिए कई शेर छोड़। विद्यार्थियों, यहाँ विशेष बात यह है कि जब विद्यार्थियों अब हमारे घर में मानो दूध का उत्सव, महोत्सव लगा हुआ हो। लाल मणि को दूध पिलाने के बाद भी दूध इतना बच जाता था कि उसे पशु पक्षी और यहाँ तक कि मोहल्ले में भी जो पालतू पशु पक्षी थे और नन्हे बच्चे थे, उनमें वितरित करने पर भी कम नहीं पड़ता था, क्योंकि 12 सेर दूध देती थी सुबह शाम दोनों मिलाकर। विद्यार्थियों, ऐसा लगने लगा दूध नहाओ, अर्थात दूध की नदियाँ बह रही है और पूरा मोहल्ला प्रफुल्लित है, आनंद का वातावरण हो गया है। सारे जीव जंतु आनंद से मस्त हो रहे हैं, क्योंकि उनको पोषण के रूप में गाय का शुद्ध दूध जो पीने को मिलता था। विद्यार्थियों, लेखिका के सामने एक बहुत बड़ी समस्या थी। दूध दुहना नहीं आता था और ना ही उस मोहल्ले में किसी को आता था। जो कुछ लोग गांव से आकर बसे थे, प्रैक्टिस के अभाव में, अर्थात अब लगातार अभ्यास तो नहीं रहा, इसलिए कुछ धीमी गति से लगाते थे, लेकिन कुल मिलाकर एक स्थायी समाधान नहीं मिल पाया। विद्यार्थियों, लेकिन स्थायी समाधान कुछ ही दिनों में महादेवी वर्मा ने खोज निकाला। जो दूध देने वाला उनके यहाँ दूध देने के लिए आता था, उसी ने महादेवी वर्मा अर्थात लेखिका से कहा कि आपकी इस समस्या का समाधान मैं कर सकता हूँ, मैं लगातार आपको नियमित सुबह और शाम दूध निकाल कर गाय का दूंगा। तो महादेवी वर्मा जी खुश हो गई। दूध की समस्या का स्थायी समाधान निकल चुका था। दूध नियमित रूप से दूध देने जो आता था लेखिका के घर, वो रोज दूध नियमित रूप से लगाता था, निकाल कर उन्हें दे देता था। पशु पक्षी पीते थे, लाल मणि भी उछलते हुए आनंदित था। लेकिन एक दिन गौरा ने दाना पानी नहीं खाया। धीरे धीरे 2-3 मास के उपरांत गौरा ने, यानी कि उनकी प्यारी सी गाय गौरा ने दाना चारा बहुत कम कर दिया और वो लगातार दुबली और शिथिल होने लगी। चिंतित होकर लेखिका ने पशु चिकित्सकों को दिखाया। वे कई दिनों तक अनेक प्रकार के निरीक्षण, परीक्षण, एक्सरे आदि द्वारा रोग का निदान खोजते रहे। अंत में उन्होंने निर्णय लिया, गाय को सुई खिला दी गई है जो उसके रक्त संचार के साथ हृदय तक पहुंच गई है। जब सुई गाय के हृदय के पार हो जाएगी, तब रक्त संचार रुकने से उसकी मृत्यु निश्चित है।
मुझे कष्ट और आश्चर्य दोनों की अनुभूति हुई। सुई खिलाने का क्या उचित, क्या तात्पर्य? दाना चारा तो हम स्वयं देखभाल कर देते हैं, परंतु संभव है उसी में सुई चली गई हो। पर डॉक्टर के उत्तर से ज्ञात हुआ कि दाने चारे के साथ गई सुई गाय के मुख में छेद करके रुक जाती है, पेट में नहीं जाती और अंततः रक्त संचार में मिलकर हृदय में पहुंच सकती है। विद्यार्थियों, बड़ा करुणमय दृश्य। अंत में एक ऐसा निर्मम सत्य उद्घाटित हुआ जिसकी कल्पना भी मेरे लिए संभव नहीं थी। प्रायः कुछ ग्वाले ऐसे घरों में जहां उनसे अधिक दूध लिया जाता है, गाय का आना सहन नहीं कर पाए, क्योंकि उनकी दूध की नियमित बंदी पर प्रभाव पड़ा और दूध लेना बंद कर दिया। तो ग्वाले ने प्लानिंग करी और गाय को मारने की, रास्ते से हटाने की कोशिश करी ताकि गाय मर जाए और उनका नियमित दूध पुनः चालू हो जाए। इस तरह से कुछ नकारात्मक सोच वाले दरिंदे नामक कुछ ग्वाले भी रहते हैं। विद्यार्थियों, सुई की बात ज्ञात होते ही ग्वाल जो लगातार उनके यहाँ दूध दोहने वाला आता था, जैसे ही पता चला कि सुई की बात हो रही है, ग्वाल वहां से गायब हो गया। सीधा सीधा संकेत है विद्यार्थियों, इस ग्वाल की ही कारस्तानी थी जो इतनी सी प्यारी सी गाय को अपने छोटे से लालच के कारण सुई दे दी और वो सुई उसके पेट में चली गई और ना जाने कब उसके हृदय को छेद दे और वो काल कवलित हो जाए। विद्यार्थियों, तब गौरा का मृत्यु से संघर्ष प्रारंभ हुआ। ऐसे दृश्य आपने अपने घर में भी देखे होंगे। अपने घर में भी पालतू गाय रहती हैं, पालतू पशु रहते हैं। वो जब मरणोपरांत पहुंचती है तो उनका कैसी स्थिति होती है, उनका दृश्य आप ध्यान में लाइए और इस रेखा चित्र को मानस पटल पर अंकित की थी। विद्यार्थियों, तब गौरा का दृश्य मृत्यु से संघर्ष प्रारंभ हुआ, जिसकी स्मृति मात्र से आज भी मन सिहर उठता है। डॉक्टरों ने कहा गाय को सेव का रस पिलाया जाए तो सुई पर कैल्शियम जम जाएगी, सुई धीरे धीरे गल जाएगी और खत्म हो जाएगी। यही एकमात्र उपाय हो सकता है। अतः नित्य कई कई सेवों का एप्पल यानी कि जो सेव आते हैं वो सेवों का रस निकाला जाता और नली से गोरा को पिलाया जाता। शक्ति के लिए इंजेक्शन पर इंजेक्शन दिए जाते। पशुओं के इंजेक्शन के लिए सूजी के समान बहुत लंबी मोटी सिरिंज होती थी। विद्यार्थी, बड़ी बोतल भर दवा की आवश्यकता होती है। अतः वो इंजेक्शन भी अपने आप में एक शल्य क्रिया होती है। जैसा यातनामय कष्ट गोरा को हमेशा होता, पर गोरा अत्यंत शांति से बाहर और भीतर दोनों और चुभन और पीड़ा को महसूस करती थी और सहन करती थी। केवल कभी कभी उसकी सुंदर आंखों में उदासी देखने को मिल जाती थी। विद्यार्थियों, और आंखों से दो बूंद झलक आती थी। गोरा के अश्रु देखकर लेखिका का हृदय कांपने लगता था। मन में दया भाव की पीड़ा उमड़ने लगती थी। अब वो उठ नहीं पाती थी, परंतु मेरे पास पहुंचते ही उसकी आंखों में प्रसन्नता की छाया सी तैरने लगती थी। पास जाकर बैठने पर गोरा कंधे पर अपना मुख रख देती और अपनी खुरदरी जीभ से मेरी गर्दन चाटने लगती थी। विद्यार्थियों, लालमणि जो नन्हा सा बछड़ा था, बेचारा माँ को निहारता रहता था। इन सब चीज से अनजान था। उसे क्या पता उसकी माँ कितनी पीड़ा से गुजर रही है, कितनी व्याधि से गुजर रही है। उसे दूसरी गाय का दूध पिलाया जाता था, उससे वो रचता नहीं था। वह तो अपनी माँ के दूध का पीने का आदी था। यहाँ तक कि मोहल्ले के सारे पशु पक्षी भी माँ के दूध के ही पीने का आदी थे, गोरा का ही दूध पीते थे। अब सबके लिए एक समस्या बन गई। विद्यार्थियों, अवसर मिलते ही गोरा के पास पहुंच के लालमणि उछल कूद करने लगता और अपना सिर मार मार उसे माँ को उठाना चाहता था, या खेलने के लिए उसके इधर उधर फुदकता रहता था, परिक्रमा भी करता। मैंने बहुत से जीव जंतु पाल रखे हैं, लेखिका कह रही हैं, अतः उनमें से कुछ को समय असमय विदा करते हुए मैंने देखा है। विद्यार्थियों, लेकिन लेखिका कह रही है कि इस तरह की पीड़ा मैंने आज तक नहीं देखी। जिस पीड़ा से मेरी गौरा गुजर रही है, उस दृश्य को देखने के लिए एक कठोर हृदय चाहिए, लेकिन वो हृदय मेरे पास नहीं था। इतनी हृष्ट पुष्ट सुंदर दूध से उज्जवल
पैशविनी गाय अपने इतने सुंदर चंचल बछड़े को छोड़कर किसी भी क्षण जा सकती है, ये सोचकर ही मेरे आंसू टपकने लगते थे। लखनऊ, कानपुर आदि नगरों में भी पशु विशेषज्ञ को बुलाया, एक से एक स्पेशलिस्ट को दिखाया, लेकिन कोई परिणाम प्राप्त नहीं हुआ। आखिरकार निरुपाय मृत्यु की प्रतीक्षा का मर्म वही जानता है जिसे किसी असाध्य और मरणासन्न रोगी के पास बैठना पड़ा हो। कहती है, जब गोरा की सुंदर चमकीली आंखें निष्प्रभ हो चली और सेव का रस कंठ में भी नहीं जाने लगा, रुकने लगा, तब मैंने अंत का अनुमान लगा लिया। विद्यार्थियों, आखिरकार वो पल आ ही गया जब गोरा के दरवाजे पर यमराज ने दस्तक दे दी। मुझे लगने लगा तो मैं दिन में ही नहीं रात में भी उसको निहारने चली जाती थी, लेकिन एक दिन ब्रह्म मुहूर्त में सुबह सुबह 4 बजे जब मैं उसे देखने के लिए गई तो तड़प रही थी। मैंने उसके मुंह को अपने कंधे पर रखा, उसके पास बैठ गई और कुछ ही क्षण में उसका मुंह कंधे से खिसक कर नीचे जमीन पर आ गया और उसके प्राण पखेरु उड़ गए। विद्यार्थियों, मैंने कई जीव जंतु पाल रखे थे, सभी को एक एक करके विदा किया, लेकिन इस तरह की विदाई मैंने आज तक नहीं देखी। तड़प तड़प कर उसके प्राण निकल गए। विद्यार्थियों, जब उसको मैंने हर जीव जंतु को के अस्थि कलश को गंगा में विसर्जन किया और जब मैं गंगा को समर्पित करने के लिए आगे बढ़ी, तब जब गौरांगिनी को ले जाने का वक्त आया, तब लाल मणि इधर उधर उसके आसपास उछलने लगा। नन्हे से बछड़े को क्या पता कि उसकी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। वो तो उछल कूद की क्रीड़ा में मस्त था, लेकिन हम सब की आंखों में आंसू टप टप गिर रहे थे, क्योंकि गौरा अब हमें छोड़कर सदा सदा के लिए जा रही थी। तब अनायास ही यह दीर्घ निश्वास का शब्दों का अनुवाद यदि हो सके तो उसकी प्रतिध्वनि हमेशा कहेगी, आह मेरा गोपालक देश, अर्थात मेरे गायों का हिंदुस्तान, मेरे पालतू पशु पक्षियों को रखने वाले और विशेषकर मेरी गायों को पालने वाला मेरा देश। क्या उसमें ऐसे निर्दयी लोग भी हो सकते हैं? और यहाँ महादेवी वर्मा द्वारा लिखा करुण मार्मिक रेखाचित्र समाप्त होता है। विद्यार्थियों, देखते रहिए मेरे चैनल को और सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक भी कीजिए। धन्यवाद।